फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस डोर विद देव। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो कैसे हैं दोस्तों, आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं देव सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और एजुकेशनल वीडियो लेकर, जिस पर मैं आज आपको भारत की राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक है, हमारी भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा समिति, सभी प्रश्न कराऊँगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, पूरी वीडियो यहाँ पर देखिए। मुश्किल 7-8 मिनट का वीडियो होने वाला है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल पर इससे पहले भी पॉलिटिक्स से संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं और उसको अपलोड किया जा चुका है। यदि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान न्यायवादी से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको सभी सेलेक्टेड प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम से बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो सारे प्रश्न मैं वीडियो में बना चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिंक में ही आपको उनका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको सारी वीडियो हमारे चैनल द्वारा बनाई गई मिल जाएंगी। तो साथ ही साथ मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमारी यूट्यूब चैनल पर साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप साइंस में रुचि रखते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो उस टेस्ट सीरीज को भी लगाएं और अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करें। उस टेस्ट सीरीज का भी जो साइंस की हमने चला रखी है लगभग, उसमें हम आपको 1500 प्लस क्वेश्चन उसमें कराने वाले हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, उसको भी आप जाकर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की संसद से प्रश्न, कि भारत की संसद से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे लोकसभा से प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही साथ राज्यसभा। तो ये 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं, भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। चैनल का नाम सक्सेस डोर विद देव सर है। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो भारत की संसद से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लेते हैं पूरा विश्लेषण के साथ। पूरी एक भी टॉपिक, इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न यहाँ पर बचने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है दोस्तों, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं हमारे, वो आपको पता होगा। तीनों अंगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति जी होते हैं, लोकसभा होती है और हमारे राज्यसभा होती है। ये तीनों ही व्यक्ति ये हमारे मिलकर, जो राष्ट्रपति जी हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये मिलकर हमारी संसद का निर्माण करती है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि वो कभी भी भंग नहीं होती है। साथ ही साथ लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। आगे देखते हैं, भारत में संघीय विधायिका को कहते हैं। भारत में संघीय विधायिका को कहते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? संसद के नाम से ही जानते हैं। प्रश्न आ जाए कि भारत में संघीय विधायिका क्या है, का नाम क्या है, तो आप जो बता देंगे क्या होगा, उसको संसद होता है। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो कानून जितने भी पास होते हैं वो हमारे सारे के सारे संसद से ही पास होते हैं। आपको पहले वीडियो में मैंने जो बताया था, उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे राज्य के, साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य थे, हमारे मौलिक अधिकार, मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, उसको देख लें। तो उन सभी, जितने चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, चाहे कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो, अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो हमारी राज्यसभा ही, सॉरी, संसद ही कर सकती है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो ये हक भी हमें किसको किसको प्रदान है? ये भी हक प्रदान है हमारी संसद को ही। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार भी हमारी संसद को ही है। तो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारी संसद के बारे में चल रहे हैं। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो सबसे पुरानी समिति जो है वो हमारी लोक लेखा समिति है। इनके बारे में, समितियों के बारे में विशेष जानकारी मैं दूंगा अगले वीडियो में। उसमें आपको बताऊंगा कि कितनी लेखा समिति हैं, किस लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और कौन सा सदस्य किसके लिए उत्तरदायी होता है। ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में ज़रूर कराऊंगा। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए। तो संसद के 3 सत्र हैं, बजट है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ये 3 हमारे क्या हैं, सत्र होते हैं। संसद में एक तो बजट प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है संसद का, और ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है।
आगे देखते हैं, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता पर अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता जो अनुच्छेद 17 में है, इसके बारे में जो है 1955 में कानून बना कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की बातें सारी क्या होती हैं, एक दंडनीय अपराध है। आगे देखते हैं, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन यानी वॉकआउट किसने किया था। जो बहिर्गमन था वो किसने किया था सबसे पहली बार, मदन मोहन मालवीय जी ने। जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने जो है पहली बार संसद से बॉयकॉट किया था। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। ये कह रहे हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। तो ये उसे अधिकार देता है अनुच्छेद 249। 249 जो अनुच्छेद है ये बताता है कि जो संसद है वो जो राष्ट्रीय सूची के जो विषय हैं उस पर भी कानून बना सकती है अगर वो राष्ट्रहित में लिया जा रहा है। तो आगे है, कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री बने थे हमारे भारत में, तो वो बने थे 1977 में। आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपना पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। देखिए, उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का अधिकार है वो भी हमारी संसद को ही है। आगे देखेंगे, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो ये सन दिया हुआ है यहाँ पर 1956। तो 1956 में भारत संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। संविधान के सिंचित धन पर निर्गम पर किसका अधिकार है। देखिए, ये अधिकार भी हमारी संसद को ही है। 24 मार्च 1999 ईस्वी को अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी। तो ये थी 36। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं। तो जो प्रश्न के बाद का समय होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। पहले जब संसद लगती है तो शुरू में 1 घंटा प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, शून्यकाल कब प्रारंभ होता है। तो शून्यकाल प्रारंभ होने की जो अवधि है वो होती है हमारी 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, जो है 12 से 1 के बीच में जो है हमारी शून्यकाल की अवधि होती है। सदन का स्थगन क्या है। तो सदन का स्थगन के बारे में बता दें, सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे 3 सप्ताह का भी हो सकता है। सो सदन का स्थगन जो है वो कुछ घंटे का भी हो सकता है, दिन के लिए भी हो सकता है, या फिर सप्ताह के लिए भी हो सकता है। अगला है, अनुपूरक प्रश्न क्या कहलाते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न के बारे में पूछा गया है, ये संसद की कार्रवाई में पूछे जाते हैं। सदन के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न सुनने से ही पता चल रहा है, अनुपूरक यानी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब पहले दिया जा चुका है, फिर भी उसकी पूर्ति के लिए जो जवाब दिया जाता है उसको अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या है। तो स्थगन के बारे में बता दें आपको, स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने हेतु सदन के नियमित कार्य रोक देता है। तो ये सब हमारा स्थगन प्रस्ताव। मतलब इसमें क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने हेतु सदन के नियमित कार्य को रोक देता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर टिप्पणी कही जा रही है। तो निंदा प्रस्ताव क्या है। तो निंदा प्रस्ताव के बारे में मैं आपको बता दूँ,
यह है निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या रोष व्यक्त करने हेतु किया जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जो निंदा प्रस्ताव है वो होता है किसी एक व्यक्ति कह दो या कोई पूरा मंत्री परिषद कह दो, उसकी जो विफलता पर जो खेद या रोष व्यक्त करने का तरीका होता है उसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3 से 4 दिन तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3 से 4 दिन के बाद ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। आगे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लिया जाता है। देखिए बहुमत का जो है जो विश्वास प्रस्ताव है उसको तो आप जानते ही हैं। इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उस पर यह आरोप किया जाता है कि आपके पास बहुमत नहीं है, तो वो बहुमत प्रदान करने के लिए उसके लिए एक विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें उसको अपना बहुमत स्पष्ट करना पड़ता है। आगे देखते हैं बुलेटिन। बुलेटिन क्या है? बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों का जो नियम तिथि तक न निपटाई गई हों बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। मतलब बुलेटिन में क्या होता है, जो भी संसद के द्वारा जो प्रक्रिया है, जो मांग रखी गई थी, उनका अगर आप नियम समय के अंदर अंदर उनको निपटाते नहीं हैं, जो मांगे रखी गई थी, तो आपके पास एक फिर से बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बिना किसी चर्चा पर उसका फिर मतदान हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्नकाल क्या है। तो दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब आपकी जो सदन लगती है उसका जो पहले का 1 घंटा होता है उसमें आपसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका प्रश्नकाल कहते हैं। और ये होता है और एक शून्यकाल है जिसकी देन भारत ने ही दी है। जो संसद में शून्यकाल है उसको भारत में ही शुरू किया गया है और ये जो चलता है 12 से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल कहलाता है। तो चलिए और आगे कुछ प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। पंगु सत्र क्या है? देखिए पंगु सत्र नया शब्द लग रहा है थोड़ा सा, इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहते हैं। यानी मतलब क्या है, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे के आरंभ के दोनों के बीच का जो कार्यकाल है, जो समय बीच का समय है, उस समय को कहते हैं पंगु सत्र। थोड़ा वीडियो जल्दी से जल्दी करना पड़ रहा है ताकि लंबा वीडियो ना हो जाए, फिर भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो वीडियो को पॉज कर लें यदि आपको जल्दी लग रहा है तो। लेकिन सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, किसी को स्किप न करें। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने हेतु कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? तो जो स्थगन प्रस्ताव है उसको पूरा करने के लिए आपको, यदि आप उसको रखना चाहते हैं उस प्रस्ताव को, तो आपको कम से कम 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे भारत के राज्य, जो भारत की संसद है उससे संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं भारत की लोकसभा से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। मैंने बता दिया था, जो राज्यसभा है भारत की वो है हमारी उच्च सदन, और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 सदस्य पूरी हमारी लोकसभा में अधिक से अधिक हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं? ये 545 हैं, जिनमें कि जो 530 हैं वो राज्य से चुने जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति जी चुन सकते हैं। लोकसभा में जो है राष्ट्रपति जी को 2 सदस्य चुनने का अधिकार होता है, वहीं जो राज्यसभा है उसमें अधिक से अधिक 12 सदस्य चुन सकते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। आगे देखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव के लिए आपको 25 वर्ष होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होती हैं, वहीं राज्यसभा में 30 होती हैं। पिछली वीडियो मैंने आपसे पूछा था, तो आप कमेंट करें कि अगर आपने देखी हो और नहीं देखी तो उसको देखें, और कमेंट करें कि राष्ट्रपति जी के
जो चुनाव के लिए आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो मैंने उसमें बताई है, तो आप कमेंट करें कि कितनी होनी चाहिए। किस वर्ष तक लोकसभा व विधानसभाओं के स्थानों की संख्या यथावत रखने की बात कही गई है? तो 2026 तक जो है इनके जो स्थान हैं लोकसभा और राज्यसभा ये समान ही रहेंगे। जो हमारी लोकसभा मैंने अभी बताया 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। लोकसभा कैसा सदन है? इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये हर 5 साल में पूरा का पूरा चेंज होना पड़ता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति जो होता है वो मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। लोकसभा को की 2 बैठकों में कितने समय अधिक से अधिक समय का अंतर जो होना चाहिए? तो लोकसभा की अधिक से अधिक 6 माह का अंतर 2 बैठकों के बीच में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें ये हैं इसमें। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने सदस्य का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इसमें 50 सदस्यों का होना ज़रूरी है। बाकी अपना मत देंगे, कम से कम जो प्रस्ताव में नाम होने चाहिए वो 50 सदस्यों के होने चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो एसटी जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं, और जबकि जो एससी है उसमें जो है उत्तर प्रदेश है, एसटी मध्य प्रदेश में और एससी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों का द्वितीय स्थान है? तो दूसरे नंबर पर आती है महाराष्ट्र की लोकसभा, पहले नंबर पर हमारे उत्तर प्रदेश की लोकसभा आती है। आगे देख लेते हैं, किन राज्यों में बराबर संख्या में लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं? तो आंध्र प्रदेश, बंगाल में 42 तथा असम और झारखंड में 14 सदस्य लोकसभा से आते हैं। तो याद रखेंगे 42 लोकसभा सदस्य आंध्र प्रदेश में है और 42 ही हमारे पश्चिम बंगाल में। आगे देख रहे हैं, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कब से कहने लगे? 1954 से पहले जो हाउस ऑफ लोकसभा था हमारा, वो हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो सबसे पहले बजट जो है वो हमारी लोकसभा के द्वारा दिया जाता है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो सीटें जो होती हैं वो हमारी जनसंख्या के आधार पर होती हैं, अर्थात इसमें क्षेत्र का कोई बात नहीं होता है, कितना भी क्षेत्र इसमें लिया जा सकता है, लेकिन आप वोटों के हिसाब से इसमें जो संख्या होती है उसके हिसाब से यहाँ पर क्षेत्रों का बंटवारा होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या आधार पर ये हो गया था। तो किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में है, इनको याद रखेंगे। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो ये कर सकती है 1 वर्ष के लिए, अधिक से अधिक 1 वर्ष तक वो लोकसभा चुनावों को बढ़ा सकती है। गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या क्या है? तो यह 10वां हिस्सा है, 1/10। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये था 1976, जब देश में इमरजेंसी लगा था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो भंग करने की जो अधिकार है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति जी उसको भंग कर सकते हैं। भंग कौन करते हैं? देखिए, एक प्रश्न पीछे अभी मैंने कराया था पिछली टेस्ट में, उसमें क्या था, प्रश्न था कि जो लोकसभा है उसका आह्वान कौन कर सकते हैं और उसको भंग कौन कर सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधन किया जाए तो क्या होगा?
यदि लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक है और वो धन विधेयक है और सभा द्वारा आंशिक रूप से उसका संशोधन करने की बात कही जाए तो क्या होगा? तो राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो धन विधेयक है उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकसभा का अधिकार होता है। तो लोकसभा चाहे तो बिना राज्यसभा के भी उसको पास कर सकती है। तो जो हमारा धन विधेयक है उसमें केवल लोकसभा की बहुमत होना आवश्यक है, उसको राष्ट्रपति जी भी नहीं रोक सकते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो भारत में 1952 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा चुनाव की जो सरकार थी वो बनी थी। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा को करती है लोक लेखा समिति। और वहीं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन है? तो वो था लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख एक अलग राज्य बन गया है, एक यूटी बन गया है। आगे प्रश्न देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और ये दिया गया है 108 में, अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, ये लोकसभा का सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो होता हमारा राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है यह निर्णय करता है, तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करता है। आगे देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आगे देखते हैं, सबसे लंबे समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे लंबे समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष बने थे बलराम जाखड़। आगे है, प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? ये थे GMC बालयोगी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे M अनंत शयनम अयंगर। आगे देख लेते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के वह प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे हमारे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष JB मावलंकर जी। तो ये थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न। अब देख लेते हैं राज्यसभा। भारत की राज्यसभा में क्या क्या है? तो राज्यसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा में किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदस्य है। ये स्थायी सदन जो है हमारा वो राज्यसभा है, और जो लोकसभा है वो हमारा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 250 हो सकते हैं, और जो लोकसभा है उसमें 552। लोकसभा में 545 हैं इस समय, और राज्यसभा में 245 सक्रिय हैं। वहीं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में केवल 2 थे, वहीं राज्यसभा में कितने हो जाते हैं? 12। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होने चाहिए, तो वहीं लोकसभा के लिए केवल 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी। वहीं जो लोकसभा में होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं
लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। केवल एक ही हमारे देश में एकमात्र ऐसा कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, वो होता है राज्यसभा सांसदों का। अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का विशेष अधिकार किसे है? वो है राज्यसभा को। धन विधेयक में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार, उसके लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय मिलता है? केवल सिफारिश कर सकती है 14 दिन के लिए, लेकिन वो उसमें बदलाव करने के लिए बाध्य लोकसभा को नहीं कर सकती। आगे, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो वो था कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी जी जो है थे पहले हमारे विपक्ष के नेता थे। विद्वानों की परिषद किसे कहा जाता है? तो विद्वानों की परिषद हमारी राज्यसभा को ही कहा जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की कितने साल बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो वो राज्य हैं हमारे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। तो दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, निकोबार, अंडमान के, और ये सारे के सारे हमारे, इनका राज्यसभा में कोई सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो ये थे सारे प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।